Now I am honored to inviting Mr. Dilraj Ahmed कि वो आएँ और स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, उससे रिलेटेड अप एंड डाउन्स क्या-क्या हैं, उनके बारे में डिटेल में हमारे पार्टिसिपेंट्स को बताएँ। को तो ये जो वेबिनार का जो पीपीटी का कंटेंट रखा गया ये था कि सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेस्टिंग। और हम सभी को पता है ये एग्जैक्ट टाइम आया कि मार्केट को लोग रिकॉग्नाइज कर रहे, इंडियन मार्केट का पोटेंशियल को समझ रहे, जिसके कारण एफआईआई लोग बाहर फॉरेन इन्वेस्टर लोग इंडिया में आ रहे हैं और यहाँ में बाइंग कर रहे हैं बहुत सारे स्टॉक को, क्योंकि इंडिया ही इसका फास्ट चॉइस है। और हम इसी टाइम में मार्केट में एंट्री ले रहे, और जो लोग एंट्री ले चुके हैं उनके लिए फिंशा है टाइम टू टाइम्स गाइड करने के लिए, बेस्ट रिसर्च प्रोवाइड करने के लिए, और इन्वेस्टर का जो पाथवे है सक्सेस तक वो डिज़ाइन करने में। तो आखिर इन्वेस्टिंग है क्या? सो अगर हम डिक्शनरी का मीनिंग का थ्रू से इन्वेस्टिंग को देखें तो इन्वेस्टिंग एक एक्ट है जिसमें हम अपना एफर्ट्स, हमारा एनर्जी, हमारा टाइम, इन सभी चीज़ों को लगाते किसी भी एक ऐसा काम के लिए जिससे हमें कोई फाइनेंशियल गेन हो या फिर हमें वहाँ से प्रॉफिट्स मिले। और अगर आज हम डिसाइड करें कि हाँ हमें इन्वेस्टिंग करना है तो इसका सोर्सेज क्या है? सो ट्रेडिशनली एंड मॉडर्न इन दोनों मिला के दो सोर्सेज होंगे हमारे पास में। एक हो गए फिजिकल एसेट्स, आप रियल एस्टेट में बाई कर सकते हो, आप कहीं किसी भी जगह का लैंड को बाई करके रख सकते, जिसका टाइम का साथ में उसका वैल्यू इंक्रीज होगा, और जब इंक्रीज होगा तो हम उसको सेल करेंगे, यहाँ से हम एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। सेकंड हो गया गोल्ड, जो ट्रेडिशनल मेथड है, ज़्यादातर लोग जब भी एक्सेस मनी आता था हाथ में तो लोग गोल्ड को बाई करके रखते थे, क्योंकि एक सिक्योरिटी है, किसी भी इमरजेंसी के टाइम में हम इसको बेच सकते हैं और मार्केट से पैसा निकाल सकते हैं। तो सेकंड सोर्सेस हो गया फाइनेंशियल एसेट्स, जो न्यूली डेवलप्ड हुआ, जिसमें से एक कॉमन था कि एफडी कर लो, क्योंकि एफडी में क्या होता है कि आप बैंक का पास में पैसा रख लो, आपको फिक्स टाइम के लिए रख लो, वहाँ में फिक्स सर्टेन अमाउंट आपको हर साल में मिल जाता था। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग करते थे, कुछ लोग इंश्योरेंस में भी पैसा लगाते थे, पेंशन में लगाते, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड में कर सकते हैं, डिवेंचर में कर सकते हैं, और रिसेंटली एक ट्रेंड और एक आया जो हो गया म्यूचुअल फंड्स में। तो ये सभी हो गया मोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करने का जो सोर्सेस। एक इंसान इन्वेस्टमेंट करता क्यों है? इन्वेस्टमेंट करने का दो तीन रीज़न ये है कि आज जो पैसा है वो कल को मेरा गेन हो। आज जो मैं पैसा कमा रहा हूँ, आज जो मैं पैसा मेरा पास में है, हो सकता है मैं इसको खर्चा कर लूँ, जिसके कारण मैं किसी ऐसा चीज़ में लगा कर रख लूँ जो टाइम के साथ में इवॉल्व होता रहे, जिसके कारण लोग इन्वेस्ट करते हैं। और हर एक इन्वेस्टर का माइंड में ये कॉन्सेप्ट होना पड़ेगा कि हम कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट करें जो इन्फ्लेशन को बीट करे और साथ में एक अच्छा सा रिटर्न दे। तो ये चीज़ एज ए इन्वेस्टर माइंडसेट हमारा दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है। ये अभी देखते हैं कि जितना भी सोर्सेज अभी हमने देखा, इन सभी सोर्सेज का जो 5 ईयर्स या फिर 10 ईयर्स का परफॉर्मेंस क्या है। सो फास्ट आ गया आपका गोल्ड। गोल्ड का जो एवरेज CAGR है वो हो गया 7.5%। नंबर 2 हो गया रियल एस्टेट, जिसका 11.2, फिक्स डिपॉजिट का 5.90, स्टॉक्स का 19%, म्यूचुअल फंड का 9.5। तो इनमें से आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज जिसने CAGR प्रोवाइड किया वो हो गया स्टॉक्स। और स्टॉक्स का जो CAGR है 19%, ये बहुत ही मिनिमल है। लेकिन मान लेते कि 10 साल का अंदर में 5 ईयर्स मार्केट का पोटेंशियल बहुत अच्छा था, मार्केट मोमेंटम बहुत अच्छा था, मार्केट का सेंटिमेंट बहुत अच्छा था। लेकिन और 5 ईयर्स मार्केट जिस तरह कोरोना का टाइम आ गया या फिर इस तरह का कुछ आ गया, सो ऑन एन एवरेज अगर फिर भी हम पकड़ते तो CAGR अगर अच्छा स्टॉक्स का जो मैच्योर्ड स्टॉक है उसका भी CAGR 70% से भी ज़्यादा है। लेकिन मान लेते हैं 19% CAGR, ये भी एक बहुत ही अच्छा है। जो ओवरऑल मार्केट को अच्छा कंपनी और बुरा कंपनी परफॉर्मेंस को अगर हम मिला लेते हैं उसका भी CAGR आता है 19%। तो जितना भी सोर्सेस है, इन सभी सोर्सेस से सबसे ज़्यादा अगर किसी भी सोर्सेस से रिटर्न मिला तो यह हो गया स्टॉक्स। सो ये जो इन्वेस्टमेंट हो गया स्टॉक्स में, इक्विटी में, इसका बिगिनिंग कहाँ से हुआ? इसका बिगिनिंग हुआ जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी बोल के जो कंपनी था जो इंडिया में आया, और उस टाइम का सबसे बड़ा कंपनी था, उस कंपनी से शुरू हुआ ये कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर का। क्यों? क्योंकि ये जो कंपनी था ये अलग अलग कंट्री को जाकर एक्सप्लॉयट करता था, और जब भी वो किसी कंट्री में जाते थे एक्सप्लॉयटेशन के लिए तो वो लोग क्या करते थे कि ट्रैवलिंग में जो शिप से ये लोग जाते थे, सो शिप्स को जाने के लिए जो खर्चा होता था, तो ये खर्चा उठाने के लिए ये लोगों से फंडिंग लेते थे कि हम इसी कंट्री में जा रहे हैं कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, अगर वहाँ में जाकर कुछ अच्छा रिसोर्सेस मिल जाए तो हम इसको यहाँ में लाएंगे, बेचेंगे। तो यहाँ से क्या हुआ कि बहुत सारे लोग इस
ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसा देते थे कि वो लोग अपना एक्सपेंसेस मेंटेन करे कोई एक कंट्री में जाने के लिए, और वहाँ जाकर जो रिसोर्सेज मिलता था वो वहाँ से उस रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते थे और वो अपने कंट्री में लाकर उसको बेचते थे। तो इससे जो प्रॉफिट होता था उन्हीं लोगों से शेयर किया जाता था जिन्होंने इस शिप्स का जर्नी में एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसा दिया था। नंबर 2 क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने देखा कि इन्फ्लेशन रेट तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर हम करंट इन्फ्लेशन रेट को देखेंगे तो 5% एवरी ईयर आपका जो 100 रुपीज़ में से 5 रुपीज़ डिक्रीज हो रहा है विदाउट एनी रीज़न, जिसी को कहा जाता है कि इन्फ्लेशन जो सेक्टर टू सेक्टर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट अलग है, लेकिन ऑन एन एवरेज 5% 6% इस तरह चल रहा है, जो बैलेंसिंग होता है, अप डाउन होता रहता है, लेकिन 4% से नीचे नहीं आ रहा है। थर्ड हो गया पैसिव इनकम की एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम जहां में मुझे एफर्ट नहीं लगाना है, बस एक टाइम में एफर्ट लगाना है, वहां में पैसा इन्वेस्ट कर देना है और टाइम का साथ में वो इंक्रीज होता रहे, जो स्टॉक्स में अप्लाई होता है। जैसे कि हमने देखा था कि CAGR ऑफ लास्ट 10 ईयर्स था 19%, सबसे ज़्यादा स्टॉक्स का ही आया। थर्ड होगा इजी लिक्विडिटी। इजी लिक्विडिटी क्या हुआ, प्रीवियसली लोग गोल्ड को बाई करके रखते थे ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी, कोई फैमिली इमरजेंसी आ गया, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गया, पैसा का नीड है, तो हम जल्दी से जाकर गोल्ड को सेल कर सकते हैं, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। बट क्या हुआ, स्टॉक्स जब आया तब लोगों ने देखा कि गोल्ड से और भी ज़्यादा अच्छा है स्टॉक्स। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स एक तो अच्छा रिटर्न दे रहा है, और अगर इन केस अगर हमें नीड भी हुआ फंड का, तो अगर आज का डेट में मेरा पास में स्टॉक्स है महिंद्रा का, तो मैं उसी को आज सेल कर लूँ तो कल को मेरा अकाउंट में पैसा आ सकता है। सो इसका लिक्विडिटी भी बहुत इजी है। इन केस ऑफ एनी मेडिकल इमरजेंसी, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आप जल्दी से इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। और सबसे लास्ट में जो है कि समटाइम इट इज़ बेटर टू बाई देन मेकिंग इट, क्योंकि आजकल इंडिया में ज़्यादातर यूथ यही चाह रहे हैं कि खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट करे, लेकिन जैसे कि हम सबको पता है कि अगर हम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करें उसके लिए बहुत सारे एक्सपेंसेस है कि मशीनरी लेना पड़ेगा, प्लांट का डिप्लॉयमेंट, एम्प्लॉय हायर करना पड़ेगा, उस तरह का बहुत सारे एक्सपेंसेस है जो हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए ये अफोर्ड नहीं कर सकते इस तरह का इनिशिएटिव लेना। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? इसका ऑल्टरनेटिव ये है कि मार्केट में ऑलरेडी जो एग्जिस्टेड कंपनी है जो इसी तरह का बिजनेस कर रहे हैं, हम उसमें भी पैसा लगा सकते हैं। सो कोई कंपनी बनाने से अच्छा है जो कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टेड है उसी में फंड हम इन्वेस्ट करते हैं। बस एक जो कुछ पॉइंट था जिसके कारण ये बिगिनिंग हुआ इक्विटी इन्वेस्टमेंट का एक हाइप आया, और जिसका अभी बहुत बाकी है। इंडियन मार्केट को बहुत आगे जाना है, जिसके लिए बोलते हैं कि माइल्स टू गो बिफोर स्लिप, और इंडियन मार्केट का अंदर में बहुत पोटेंशियल है और इंडियन मार्केट बहुत आगे जाने को बाकी है। तो ये हो गया ओवरऑल स्टॉक मार्केट कहाँ से बिगिनिंग हुआ, किस तरह से इन्वेस्टिंग हुआ, क्यों बहुत सारे अलग अलग माइंडसेट का लोग स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं। तो उससे ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो हर किसी को अट्रैक्ट करता है, ज़्यादातर स्मार्ट पीपल को ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है और पहले भी किया था। उन सभी स्मार्ट पीपल में से एक थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने कहा था कि इसी कॉन्सेप्ट को कहा था कि 8th वंडर, अगर दुनिया में 7 वंडर है और अगर 8 है तो ये है जिसको कहा जाता है कि कंपाउंडिंग। और उन्होंने इसका बारे में ये कहा था कि ही हु अंडरस्टैंड इट अर्न्स इट, ही हु डजंट पेज इट। जो समझ गया वो उसी से पैसा कमा रहा है, जो नहीं समझा वो पैसा दे रहा है। तो इसका एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि यूसुफ नाम का एक इंसान है जो स्टॉक मार्केट में एवरी मंथ 5000 इन्वेस्ट करते हैं टिल 30 ईयर्स। सो देखते हैं कि आफ्टर 30 ईयर्स उनका क्या आता है रिटर्न, जिसको कहा जाता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो जब यूसुफ फर्स्ट ईयर को इन्वेस्ट किए 5000 करके 12 मंथ तक, तो उनका टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 60,000, जिसका ईयरली रिटर्न उनको 65,106 मिला। सो अगर यूसुफ उस तरह 5 ईयर तक इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया 3 लाख और उनका प्रॉफिट मिला 4,48,000, जो उनका ग्रैंड टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया। और यही प्रोसेस अगर वो कंटिन्यू रखते हैं 10 ईयर तक तो उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है 6 लाख और उनका रिटर्न आ गया 13 लाख, जो 100% से ज़्यादा रिटर्न मिल चुका है उनको। 15th ईयर में उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है 9 लाख और उनको रिटर्न मिलता है 33 लाख। सोचिए 33 लाख इक्वल लाइक 350% मिल गया उनको। तो 20th ईयर में जब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे 12 लाख, उनका रिटर्न होगा 75,79,775। अगर वही चीज़ वो कंटिन्यू रखते हैं टिल 30 ईयर तक तो उनका इन्वेस्टमेंट होता है ओनली 18 लाख और उनका रिटर्न आता है 3.5 करोड़।
इसीलिए इसको कहा जाता है कि कंपाउंडिंग। और इसका CAGR जो हमने पकड़ा ये बस 15% है। जैसे कि प्रीवियसली मैंने आपको एक डेटा शो किया था, जो प्रीवियस 10 ईयर्स का अंदर में कोरोना आया, मार्केट का वोलेटिलिटी इतना अच्छा नहीं था, इंडियन मार्केट अंडर वैल्यूड था। और जैसे कि आप सबको पता है कि फ्रॉम 2023 इंडियन मार्केट को लोग समझने लगे हैं, इंडियन मार्केट का पोटेंशियल को देखने लगे हैं और मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आ रहा है। सो प्रीवियस जो 10 ईयर्स जिसमें बहुत ही ख़राब फेज था, मार्केट का इतना स्ट्रेंथ नहीं था, वहाँ में अगर CAGR 19% मिल रहा है, यहाँ में हमने अप्रॉक्स 15% पकड़ा, ताकि हम कम से कम चीज़ से कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि ऑन एन एवरेज अगर 15% भी मिलता है तब भी कितना होता है। तो अगर बस यूसुफ 5000 करके 30 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका रिटर्न उनको मिलता है 3.5 करोड़। ओल्ड होने से पहले उनका अकाउंट में 3.5 करोड़ रह सकता है। तो इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसी कॉन्सेप्ट को कहा था कि 8th वंडर। तो जिस तरह मैंने आपको कहा था कि इंडियन स्टॉक मार्केट में NSE में मोर देन 2200 स्टॉक्स आर लिस्टेड। बहुत सारे स्टॉक्स और भी है जो ऑलरेडी डीलिस्टेड हो गए, लेकिन ऑन एन एवरेज पकड़ लीजिए 2200 करंटली स्टॉक्स लिस्टेड है। और एवरी डे नए नए IPO आता रहता है और फिंशा यही कोशिश कर रहा है कि जो बेस्ट IPO भी लॉन्च होगा उसका भी ओवरव्यू हम आपको अपडेट करें। उसी तरह अगर 5 एग्जाम्पल्स लेते हैं, 5 एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट, ऐसा बस 5 ले रहे हैं, और भी बहुत सारे स्टॉक्स है। उनमें से एक स्टॉक्स हो गया आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसका 2002 में उसका प्राइस था 10.5 रुपया, 10.50 रुपीज़, एंड 2024 में इसका प्राइस है 1925, जिसका अगर ग्रोथ परसेंटेज हम देखेंगे तो 14,370%। उसी तरह हो गया बोल्टस जो 2002 में आया था, जिसका प्राइस था 5 रुपीज़, और आज का दिन में इसका प्राइस है 1099 अप्रॉक्स 1100, जिसका ग्रोथ रेशियो है 19,770%। फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी का बारे में बात करते हैं, टाइटन कंपनी, जिसका शेयर प्राइस 2002 में था ओनली 3 रुपीज़। आज का दिन में इस स्टॉक का प्राइस है 3800, जिसका ग्रोथ है 97,171। उस तरह ब्रिटानिया हम सबको पता है 52 रुपीज़ था 2002 में। विद इन 20 ईयर्स जितना भी स्टॉक्स हमने यहाँ में चूज़ किया, ये सभी स्टॉक्स 20 से 22 साल का अंदर पीरियड ही हम शो कर रहे हैं। यूसुफ का केस में हमने 30 ईयर्स तक कैलकुलेट किया था, बट यहाँ में जो हमने स्टॉक्स चुना ये सब बस 20 से 22 साल का अंदर में इतना ग्रोथ की कि 52 रुपीज़ से आज 4011 है ब्रिटानिया का स्टॉक प्राइस, जिसका ग्रोथ रेट है 9547। लास्ट में था एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर डिवीस लेबोरेटरी, जिसका प्राइस था 2003 में था 25 रुपीज़। आज का दिन में इसका प्राइस है 3445 रुपीज़, जिसका ग्रोथ रेशियो है 43,356। सो ये हो गया पावर्स ऑफ कंपाउंडिंग। और हमारा कोशिश यही रहेगा कि इस तरह का जो बेस्ट स्टॉक्स मार्केट में लॉन्च हो वो आप तक हम पहुंचाए, और उस तरह का हम डिटर्मिन का साथ में रिसर्च करेंगे। और मुझे ये कॉन्फिडेंट भी है फिंशा इस तरह का रिसर्च आपको अपडेट करेगा, और जिससे आपका इन्वेस्टिंग जर्नी में भी बहुत हेल्प हो। सो एज ए इन्वेस्टर कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं, उनमें से एक रूल्स ये कि इन्वेस्ट अर्ली, जितना जल्दी हो सके हमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट रेगुलरली, हर महीने, हर 3 मंथ्स में, हर 6 मंथ में, हर ईयरली हमें इन्वेस्टमेंट करते जाना है। और सबसे बेस्ट यही है कि स्मॉल फंड भी करिए लेकिन एवरी मंथ करिए। इस तरह हमने एक एग्जांपल दिया था, बस 5000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट एक टाइम में जाकर 3.5 करोड़ बन गया। और थर्ड जो पॉइंट है ये होगा इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। अगर हम कंपाउंडिंग का पावर को देखने के लिए हमें एटलीस्ट कंपाउंडिंग को 15 to 20 ईयर्स देना पड़ेगा, जिसका बाद में इस कंपाउंडिंग का जो वंडर है ये सामने में आता है। और लास्ट कुछ पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ कि कुछ मिथ्स है अबाउट स्टॉक मार्केट। बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत सारे मिथ्स है, जैसे कि स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको बहुत सारे फंड को डिप्लॉय करना पड़ेगा, बहुत सारे फंड को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जो दरअसल गलत है। जिसका थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल हमने शो किया था आपको यूसुफ का थ्रू कि 5000 इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एवरी मंथ। और आज का डेट में
हम सभी का पास में इतना तो अमाउंट है, अगर उससे भी कम है तो वो भी हम कर सकते हैं। नंबर टू जो सबसे फेमस है कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है। स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, ये भी एक मिथ्स है। स्टॉक मार्केट इट्स ए गेम ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इट्स ए गेम ऑफ डेटा, इट्स ए गेम ऑफ रिसर्च, इट्स ए गेम ऑफ एनालिसिस, इट्स ए गेम ऑफ प्रेडिक्शन। ये गैम्बलिंग नहीं है। थर्ड हो गया, स्टॉक मार्केट इज़ फुल ऑफ मैनिपुलेशन। स्टॉक मार्केट इज़ नॉट फुल ऑफ मैनिपुलेशन, क्योंकि मैनिपुलेशन का कंट्रोल करने के लिए सेबी है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिस तरह इंडियन बैंकिंग सिस्टम को आरबीआई मेंटेन करता है। आरबीआई हमें जो करेंसी प्रिंट करके देता है, हम उसी को तो रियल करेंसी मान रहे हैं। लेकिन अगर कोई बोले कि एक बस कागज़ का टुकड़ा है तो वो गलत है। उसी तरह स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने सेबी को रखा, जो टाइम टू टाइम मार्केट को वेरीफाई करता है, हर एक कंपनी को ऊपर में क्वेश्चन लायबल करता है, हर एक कंपनी को रिपोर्ट पब्लिश करना पड़ता है, एवरीथिंग सभी रेगुलेटेड है। सो ये स्टॉक मार्केट कोई मैनिपुलेशन नहीं है। और जिस तरह मैंने पहले बताया था कि निफ्टी 50 का टोटल वैल्यूएशन 2024 में 4.9 ट्रिलियन, तो आपको लगता है कि इतना बड़ा मार्केट को कोई मैनिपुलेट कर सकता है कि। और नंबर 4 ये है कि इन्वेस्टिंग इन स्टॉक इज़ हराम। सिंपली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हराम हलाल ये स्टॉक्स का ऊपर में डिपेंड हो। और मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए। और इस सेमिनार का लास्ट में हमने क्यूए सेशन भी रखा। अगर आपका माइंड में अभी कोई भी क्वेश्चंस है तो इस सेमिनार का लास्ट में जो क्यूएनए सेशन होगा, आप वहाँ में हमें पूछ सकते हैं और हम इसका आंसर भी देंगे। और अभी जो भी आपका क्वेश्चन है आप बस कमेंट कर दीजिए, हम लास्ट में इन सभी क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। Thank you so much, Dilraj Ahmed, for delivering a wonderful presentation along with the detailed description of the stock market. Thank you so much. और मुझे उम्मीद है कि इसके ज़रिए से जो हमारे पार्टिसिपेंट्स उनको समझ में आया होगा कि कैसे स्टॉक मार्केट काम करती है।